नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो कक्षा 12 की तैयारियां हैं वो बेहतरीन चल रही होंगी। और इन्हीं तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आज लेकर के आया हूं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब का अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। राजनीति विज्ञान की कहानी में इस सबसे बढ़िया चैप्टरों में से एक और सबसे गजब कहानियों में से एक कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं और आज उसका हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। आइए बात करते हैं कि लेक्चर नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है। आज हम लोग बात करेंगे गैर कांग्रेसवाद की, नॉन कांग्रेसिज्म क्या होता है उसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे चुनाव का जनादेश, कौन से चुनाव की बात हो रही है। 1971 का चौथा जो आम चुनाव हुआ था, 1967 का जो चौथा आम चुनाव हुआ था उसकी हम लोग चर्चा करेंगे कि जनता ने किसको अपने सिराखों पर बिठाया, किसको फिर सत्ता सौंपी और किससे सत्ता छीनी, ये जानेंगे। फिर बात करेंगे गठबंधन की, फिर बात करेंगे दल बदल की और फिर बात करेंगे आया राम गया राम जी की। ठीक है, ये सब कुछ आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर बड़ा ही गजब होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक की। गैर कांग्रेसवाद, नॉन कांग्रेसिज्म। कांग्रेसवाद या कांग्रेस प्रणाली हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली में मैंने जैसे कहा कि दो एरा रहे, नेहरू जी का एरा और इंदिरा गांधी जी का एरा। इंदिरा गांधी जी के एरा में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अब 1967 के जब चुनाव होते हैं तो वहां से थोड़ी सी शुरुआत ये हो जाती है विपक्ष की पार्टियों में कि अब कांग्रेस को हटाना है और गैर कांग्रेसवाद लेकर के आना है। ये जो कांग्रेस की प्रणाली चल रही है इसको हटाना है और कांग्रेस की जगह अब हमारी सत्ता आनी चाहिए, अब हम पावर में आने चाहिए। तो ये गैर कांग्रेसवाद क्या है, आइए इसको देखते हैं। विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा जब इंदिरा गांधी जी ने 1966 में सत्ता को संभाला था, जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी, प्रधानमंत्री की गद्दी को जब उन्होंने संभाला तो हमने देखा कि काफी प्रकार के अलग अलग संकट उन्होंने देखे कि 2 प्रधानमंत्रियों की जल्दी से मृत्यु हो जाना, आर्थिक संकट उन लोगों ने देखे। उन आर्थिक संकटों के बीच में मूल्य का बढ़ना, महंगाई बढ़ चुकी थी, बिल्कुल चरम बिंदु पर महंगाई थी, बेरोजगारी का बढ़ना और जो हम आयात कर रहे थे उनमें सभी में बढ़ोतरी होना और हमारे निर्यात में कमी आ जाना, निर्यात में हमारी गिरावट आ जाना, इस सभी प्रकार के हम आर्थिक संकटों से भारत उस समय जूझ रहा था। और इन सब का प्रभाव क्या हुआ कि जनता विरोध करना शुरू करती है, जनता रोजगार मांगती है, जनता महंगाई को कम करने की बात करती है, जनता खाद्य संकट से उभरने की बात करती है। और जब जब जनता ऐसा काम करती है तो उसको जो समर्थन करते हैं वो विपक्षी पार्टी करती है। विपक्षी पार्टी सरकार के खिलाफ जाती है, सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाती है, सरकार को चेताती है, सरकार को जगाती है कि साहब जो अभी आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो जनता के खिलाफ है। तो सभी विपक्षी पार्टियों ने जन विरोध की अगुवाई करी, जो जनता का विरोध था उसकी अगुवाई करी, उसकी लीडरशिप करी और जनता को महसूस कराया कि सरकार के खिलाफ आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ हैं। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उसके वोट बट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। देखो, अब कांग्रेस एक अकेली पार्टी है, ओके, और बाकी जितना भी विपक्ष है, विपक्ष जो भी है, जो पूरा कांग्रेस के जितने भी अपोजिट है वो सारे के सारे विपक्षी। अब इसमें कितनी पार्टियां हैं, इसमें सीपीआई भी है, इसमें जनसंघ भी है, इसमें और जो राज्यों के क्षेत्रीय दल हैं वो भी हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। अब ये क्या है, कांग्रेस तो अपनी एक ही पर है, ठीक है, पर ये जो विपक्षी पार्टी अब क्या होती है, यहां पर सीपीआई भी खड़ी हो रही है, जनसंघ का कैंडिडेट भी खड़ा हो रहा है, यहाँ पर कोई किसान पार्टी है वो भी खड़ी हो रही है, समाजवादी पार्टियां हैं वो भी खड़ी हो रही है। अब जो व्यक्ति ये चाहता है कि हाँ भाई कांग्रेस हारे, चलो किसी ने मान लिया कि कांग्रेस हारे, वो ये चाहता है। अब किसी ने क्या करा, सीपीआई को वोट दे दिया, किसी ने क्या करा, जनसंघ को वोट दे दिया, किसी ने क्या करा, किसानों की पार्टी को वोट दे दिया। अब ये वोट तो बट गए और कांग्रेस को जितने मिले वो कांग्रेस उससे जीत गई। एक छोटा सा उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। इन 100 बच्चों को क्या पूछा गया कि आप कौन सा गेम खेलेंगे। 100 में से 30 पूरे कट्टर क्या थे, क्रिकेट के समर्थक थे। नहीं साहब, क्रिकेट ही खेलना चाहिए, कुछ ही हो जाए, क्रिकेट ही खेलना है और इस पूरे साल हम क्रिकेट ही खेलेंगे। तो 30 बच्चे क्रिकेट के सपोर्ट में थे। अब आप कहोगे सर 70 बच्चे जो हैं वो दूसरे स्पोर्ट्स के हैं, वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। पर इन 70 में हुआ क्या, 20 बच्चे कह रहे हैं हम फुटबॉल खेलना चाहते हैं, 10 बच्चे कहते हैं कि हम बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, फिर 20 बच्चे कहते हैं हम वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं, फिर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब ये 70 दिख तो बहुत ज्यादा रहा है, पर ये 70 क्या है, बट चुके हैं, ये डिवाइड हो चुके हैं। और ये जो 30 है क्रिकेट वाले, ये यूनाइट है, ये एक है। ये इन 70 की तुलना में कम है, पर फिर ये यूनाइट है। बस वही यहां पर हो रहा है। यहां पर हो सकता है विपक्ष की पार्टियों को मिलाकर के टोटल वोट ज्यादा मिलता हो, पर कांग्रेस को जितना मिल रहा था वो
उनका अकेला क्या था, और यहाँ पे सारा वोट क्या हो चुका था, बढ़ चुका था। तो इन विपक्षी पार्टियों ने सोचा कि जब तक हम सारी विपक्ष की पार्टियां बट करके रहेंगी तो हमारा वोट क्या है, बढ़ जाएगा, और जो कांग्रेस के समर्थक है, जो कट्टर कांग्रेसी है, वो कांग्रेस को वोट दे करके बार बार में क्या सत्ता पर बिठा देंगे, और हमारा जो सपना है पावर में आने का, वो सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। अब देखिए, ये जितने भी जो विपक्षी पार्टियां हैं जो जुड़ेंगी, जो एक होंगी, इनकी विचारधारा अलग है। देखिए, पार्टी बनती कैसे, पार्टी बनाता है कोई ना कोई व्यक्ति। अब जैसे मान लीजिए आज मैं हूं, मैं अगर एक पार्टी बना रहा हूं तो मेरी कोई ना कोई विचारधारा 100% रहेगी। मेरी एक कास्ट है, मेरा एक रिलीजन है, मैं एक सोसाइटी के बैकग्राउंड से आता हूं, मैं इन सब चीजों से काफी प्रभावित हुआ हूं, तो इन सब को लेकर के मेरी एक माइंडसेट, मेरा एक विचार, मेरी एक विचारधारा बनी होगी। और जब मैं पार्टी बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा जो मेरी विचारधारा के लोग होंगे। मतलब वो पार्टी क्या हो जाएगी, एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करेगी कि हाँ साहब ये विचारधारा, जैसे हम लोग कहते हैं जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, वो वामपंथी विचारधारा की है, वो वामपंथी विचारधारा की है। तो अब यहां पे जो पार्टियां हैं वो किसी ना किसी विचारधारा की है। अब देखिए, जो जितनी भी कांग्रेस के विपक्ष में पार्टियां हैं, ये सारी अलग अलग विचारधारा की है। कोई वामपंथी है, कोई दक्षिणपंथी है, कोई किसी विचारधारा को सपोर्ट करता है, कोई किसी विचारधारा को सपोर्ट करता है, परंतु कांग्रेस को हराने के लिए ये सब क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। कांग्रेस को हराने के लिए सब क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। मोर्चा मतलब एक तरीके से उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया कि ये क्या है, कांग्रेस के विरोधी मोर्चा है। और इन्होंने क्या करा, कुछ राज्यों में सीटों को लेकर के तालमेल बिठा लिया। जैसे मान लीजिए किसी राज्य में 200 सीटें हैं चुनाव लड़ने के लिए, अब इन्होंने क्या करा कि भाई देखो 200 में से क्या होगा, इन 50 सीटों पे सीपीआई लड़ेगी। अभी जहां जहां सीपीआई लड़ेगी वहां पर कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगा, ना जनसंघ उतारेगा, ना और कोई नहीं उतारेगा। सबको क्या सपोर्ट किसको करना है, सीपीआई को करना है। जनसंघ के सपोर्टर भी है, वो भी क्या कहेंगे, सीपीआई को वोट देना। सब इस एरिया में सीपीआई को वोट देना, क्योंकि हमें कांग्रेस को हराना है। और यहां पर फिर क्या है, जैसे मान लीजिए 20 सीटों पर कहा गया सब जनसंघ को कैंडिडेट उतरेगा, तो अब यहां पर 20 में जनसंघ का ही कैंडिडेट उतरेगा, सीपीआई का या बाकी जो विपक्षी पार्टी है वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगी। तो यह सब ने क्या कर लिया, अपनी सीटों को बांट लिया, इतनी सीट मेरी, इतनी तेरी, इतनी तेरी, इतनी तेरी। और जिस दिन सरकार बन जाएगी, आप जीत जाएंगे तो हम सब मिलकर के एक अच्छी सी सरकार बना लेंगे। तो यहाँ पे चुनावी तालमेल किया जाता है, यहाँ पर एकता बनाने की कोशिश होती है, यूनाइट होने की कोशिश होती है कि जो सभी विपक्षी हैं वो सब क्या हो जाए, एक हो जाए, यूनाइट हो जाए। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। देखिए 62 तक तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू जी जब तक थे तो विपक्षी दलों को ये लगा कि नेहरू जी एक मंझे हुए खिलाड़ी राजनीति के हैं, पॉलिटिक्स के, स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए हैं और 47 से लेकर के प्रधानमंत्री बनते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हराना इतना आसान नहीं है। ऐसे व्यक्ति में ना तो अनुभव की कमी है और ऐसा व्यक्ति ना कांग्रेस के अंदर टूट होने दे सकता है, ना फूट होने दे सकता है। इसलिए उस समय तो थोड़ा सा हराना मुश्किल था, परंतु अब नेहरू जी जा चुके हैं, उनके बाद शास्त्री जी भी जा चुके हैं। तो अब यह समय आ चुका था कि इंदिरा गांधी जी में अनुभवहीनता थी, अनुभव की कमी थी। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ करके आ चुके हैं। उस समय लगा कि इंदिरा गांधी जी में अनुभव की कमी है, राजनीति में सक्रिय थी परंतु सरकार के रूप में देखें तो वो थोड़ी सी अनुभवहीन थी और अंदरूनी उठापटक थी, क्योंकि मोरारजी देसाई जैसे बड़े नेता को रोक करके इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बना देना, इतने एक्सपीरियंस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद से रोक करके इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बना देना, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदरूनी फूट नजर आ सकती थी कांग्रेस की कि हाँ भाई साहब कांग्रेस में अब बंटवारे की शुरुआत हो चुकी है। और इंदिरा गांधी जी धीरे धीरे कांग्रेस पर अपना दबदबा बना रही थी, या हम कहें जो बड़े नेता है उनको थोड़ा सा साइड कर रही थी। अभी आगे हम पढ़ेंगे सिंडिकेट के बारे में। तो यहां पर सभी विपक्षियों को लगा कि इंदिरा गांधी जी की अनुभवहीनता का और कांग्रेस के अंदर जो झगड़ा चल रहा है उसका फायदा उठा करके अब भी हम कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। ये राम मनोहर लोहिया है, बड़े ही समाजवादी रहे, गजब के व्यक्ति और व्यक्तित्व हैं राम मनोहर लोहिया जी। इनके बारे में भी आपको कोई पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, गजब समाजवादी विचार इनके रहे। अब इन्होंने गैर कांग्रेसवाद को प्रूफ करा है। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक है और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। तो इन्होंने गैर कांग्रेसवाद को समर्थन करा और उसके पक्ष में एक बात कही। अभी जब सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही है, ये सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिल रही है, तो इस टर्म को क्या नाम दिया गया, गैर कांग्रेसवाद। कि अब तक कांग्रेसवाद चल रहा था, कांग्रेस की विचारधारा चल रही थी, पर अब कांग्रेस को हटाना है, उसकी विचारधारा को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि कांग्रेस क्या है, अलोकतांत्रिक है।
वो लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चल रही है, वो गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, मतलब गरीबों के खिलाफ है कांग्रेस है। और इसलिए राम मनोहर लोहिया जी कहते हैं कि सबको मिलकर के लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को क्यों बचाना है? क्योंकि गरीबों के जो हित है उनको हम समझ सके, उनके हितों को वापस लाया जा सके, उनके हित उन तक पहुंचाए जा सके। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसी कंडीशन हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं ना, वैसी कंडीशन शायद अभी आप देख भी रहे होंगे। मैं पहले भी कहता था और आज भी मैं कहता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल साइंस का टीचर होने के नाते मैं ना कांग्रेस का समर्थक हूं, ना बीजेपी का समर्थक हूं, ना आम आदमी पार्टी का समर्थक हूं, मैं किसी का ही समर्थक नहीं हूं। तो कभी भी मेरी तरफ से किसी पार्टी के पक्ष में लेकर के आप ऐसा मत सोचिएगा मनीष सर इस पार्टी के पक्षधर है। और आपको भी यही सुझाव करता हूं कि कभी भी किसी पार्टी का पक्षधर ना बने। हमें पक्षधर बनना है भारत के संविधान का, हमें पक्षधर बनना है भारत का, हमें पक्षधर बनना है भारत की एकता का। और मैं पहले भी कहता हूं कि हम सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम तोड़े नहीं, हमारा जोड़ने का काम है। चाहे हम समाज को जोड़ने की बात करें, चाहे हम देश को जोड़ने की बात करें, चाहे विचारधारा को जोड़ने की बात करें, हमारा काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। बात आते हैं आज के एग्जांपल पे। अभी आप देख रहे हैं कि 2014 से बीजेपी का शासन चल रहा है और जिधर भी देखो मतलब एक शब्द लिया गया, लहर चल रही है मोदी जी की, ठीक है। बीजेपी राज्यों में जाए तो बीजेपी, ठीक है। केंद्र में 2014 के इलेक्शंस बीजेपी ने जीते, फिर 19 में और भी प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीत करके आती है। राज्यों में जहां तक है बीजेपी की सीटें ज्यादा से ज्यादा आती है। ये सब क्या है कि बीजेपी का वैसा शासन चल रहा है जैसा उस समय कांग्रेस का दौर था, अब भी बीजेपी का दौर चल रहा है। अब बीजेपी को हराने के लिए क्या कर रहा है, सभी पार्टियां यूनाइट हो रही है। अभी आप देख रहे हो कि कांग्रेस भी मिल रही है, वो दूसरे विपक्षी दल हैं वो भी मिल रहे हैं, वो सब एक साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। वैसा ही उस समय हुआ था, कांग्रेस सत्ता में थी और बाकी जो सभी लोग हैं वो एक साथ मिलने की कोशिश कर रहे थे। उस समय क्या आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है, कांग्रेस गरीबों के खिलाफ काम कर रही है। आज बीजेपी पर भी यही आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, बीजेपी संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बीजेपी गरीबों की, पिछड़ों की नहीं सोच रही है। बात इतनी सी कहना चाहता हूं कि राजनीति के मापदंड नहीं बदले। राजनीति पहले भी उन्हीं शब्दों से हो रही थी और राजनीति अभी भी उन्हीं शब्दों से हो रही है। जरूरत यह है कि हम एक अच्छे नागरिक और जागरूक नागरिक बने और हम खुद पता लगाए कि कौन सी पार्टी क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रहा है, क्योंकि वोट हमें देना है और हमें पता है कि वोट किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। मैंने इस स्थिति के साथ आज की स्थिति को तुलना करके इसलिए बताया है जिससे कि आप समझ सको, आप सिर्फ एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में ना जियो कि हाँ ऐसा हुआ होगा। मैंने बताया कि ऐसा अभी भी हो रहा है। अब बात करते हैं चुनाव का जनादेश, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए, विचारधारा पे लड़िए, पार्टियां एक दूसरे से लड़े, कुछ भी करे, सबसे इंपॉर्टेंट है जनता किसको चुन करके लाती है, ठीक है। जनता जिसको चुन करके लाएगी वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सबसे बेहतरीन है। तो चुनाव में जनादेश जानना जरूरी था कि जनता किसका साथ है, जनता का क्या आदेश है। जनादेश का मतलब है जनता का क्या आदेश है, जनता किसको चुन करके लाती है। व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इस माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। अब व्यापक जन आंदोलन चल रहा था, जनता का आंदोलन चल रहा था और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जो वोट है वो बट रहे थे राजनीतिक दलों में। इन्हीं सभी माहौल के बीच में लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के बीच में 1967 की फरवरी में क्या होते हैं, चौथे आम चुनाव होते हैं। फोर्थ जनरल इलेक्शंस होते हैं कब, 1967 की फरवरी में। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कांग्रेस के लिए कि पहली बार नेहरू जी की एब्सेंस में चुनाव लड़े जा रहे थे। नेहरू जी के बिना पहली बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। मतदाताओं के सामने इस बार एक नया चेहरा जाएगा जो कि अभी तक नहीं गए थे, अभी तक नेहरू जी जाते थे। अब इंदिरा गांधी जी पे जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस को जिता करके लाए। चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। देखिए बड़ी बात है ये, चुनाव के परिणाम से कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर मतलब केंद्र सरकार बनाने पर और प्रांतीय स्तर मतलब राज्य सरकारें बनाने पर गहरा धक्का लगा। इससे थोड़ा बहुत तो आपको हिंट मिल ही गया होगा कि मतलब कांग्रेस का वोट बैंक थोड़ा सा कम हुआ, कांग्रेस की जो सीटें हैं वो थोड़ी सी कम हुई। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप कहा। तो उस समय के जो कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स रहे हैं उन्होंने उसको क्या कहा है, राजनीतिक भूकंप कहा है। भूकंप में क्या होता है, सब कुछ हिल सा जाता है ना, काफी कुछ बदलाव से आ जाते हैं, जमीन पर नई मिट्टी आ जाती है, मकान से टूट जाते हैं, सब कुछ ढह सा जाता है। इसीलिए कहा कि अब भूकंप सा आ गया कि काफी कुछ परिवर्तन सा नजर आ रहा है। वो परिवर्तन क्या है, वो परिवर्तन देखिए। कांग्रेस को जैसे जैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। देखिए कांग्रेस में लोकसभा को बहुमत तो मिल गया, ठीक है। बहुमत का मतलब क्या है कि भाई जितनी सीटें हैं, भाई आज के दौर में हम देखें 543 में से 50% से ज्यादा हमें चाहिए।
एक ज्यादा मिलनी चाहिए, तो ये बहुमत है, तो बहुमत तो कांग्रेस को मिल गया, मतलब सरकार तो कांग्रेस की बननी थी, जितनी भी सीटें थी उसका 50% से एक ज्यादा कांग्रेस को मिल गई थी। कांग्रेस बहुमत में आराम से सरकार बना सकती है केंद्र में, केंद्र सरकार जो होगी वो कांग्रेस की होगी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन गई, इसमें नो डाउट, ठीक है। परंतु पहले की तुलना देखें तो वोटों का परसेंटेज और सीटों की संख्या दोनों कम हुई है। वोट पहले जितने कांग्रेस को मिलते थे उतने वोट नहीं मिले, जितनी सीटें नेहरू जी के समय में कांग्रेस को मिलती थी उतनी सीटें भी नहीं मिली। तो परसेंटेज ऑफ वोट और परसेंटेज ऑफ सीट्स दोनों कांग्रेस का डिक्रीज हुआ है। इसलिए कहा गया है कि केंद्रीय और प्रांतीय स्तर दोनों जगह कांग्रेस को क्या लगा था, थोड़ा सा धक्का सा लगा है। अब से पहले कांग्रेस को कभी ना तो इतने कम वोट मिले थे और न ही इतनी कम सीटें मिली, तो ना तो इससे पहले कभी इतने कम वोट मिले, ठीक है, हमेशा इससे ज्यादा ही वोट मिला करते थे, और न ही इतनी कम सीटें मिली और हमेशा इससे ज्यादा ही सीटें मिला करती थी। तो आप यहाँ पर एक बात ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा नेहरू जी के जाने का नुकसान कांग्रेस को ये उठाना पड़ा, क्योंकि नेहरू जी गए, फिर उसका शास्त्री जी गए, और थोड़ी सी उस समय आर्थिक स्थितियां है ना वो खराब हो गई थी। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को इकोनॉमिक्स भी लेनी ही चाहिए। इकोनॉमिक्स को क्या है, आप कह सकते हैं बेस है पॉलिटी का, ठीक है। आप पॉलिटिकल साइंस में जो कुछ हो रहा है सब कुछ चलेगा, जनता सब कुछ भुगत लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आर्थिक स्थितियां बिगड़ जाएगी ना तो जनता नहीं देखेगी कि सरकार में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, ठीक है। आप देखिए पक्ष विपक्ष सरकार का चलता रहता है, परंतु जब महंगाई की बात आती है ना तो जो सरकार के पक्ष में होते हैं ना वो भी सरकार के विपक्ष में आ जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर महंगाई का बढ़ना, लोगों में बेरोजगारी का आना, ये सब भुला दिया कि कांग्रेस ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, कांग्रेस की सरकार अच्छी थी बुरी थी, सब कुछ भूल चुके थे और अब लोग सिर्फ और सिर्फ उस समय कांग्रेस के विरोध में थे। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे, ये बहुत बड़ी बात है। मंत्रिमंडल में देखिए मंत्री कौन बनता है, मंत्री वो है कि जो प्रधानमंत्री के बाद पार्टी में सबसे जो बड़े नेता होते हैं, जो पार्टी में सबसे मजबूत स्तंभ आप कह सकते हो, वो नेता मंत्री होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जो मंत्री बन रहा है, जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो जनता के सबसे फेवरेट लोगों में से एक है, जो जनता के सबसे प्रिय लोगों में से एक है। अगर उनका हारना मतलब बहुत बड़ी बात है। अब कौन कौन हारा आइए देखते हैं। तमिलनाडु से हारे के कामराज। के कामराज का नाम सुना है आप लोगों ने, सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा, प्रेसिडेंट है, ठीक है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। याद करिए नेहरू जी के जाने के बाद और शास्त्री जी के जाने के बाद, दोनों के बाद इन्होंने ही मीटिंग बुलाई थी। महाराष्ट्र के एस के पाटिल हारे, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष हारे और बिहार से के बी शाह जैसे राजनीतिक दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी थी। मतलब ये सारे के सारे नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो हार चुके थे। ये बहुत बड़ा सदमा कह सकते हो कांग्रेस के लिए था। राजनीतिक बदलाव की नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज्यादा स्पष्ट नजर आएगी। तो अभी तक का तो जो पढ़ा, उस समय जो लोकसभा के लिए स्थिति थी वो हम लोगों ने देखी। लोकसभा में कांग्रेस की सरकार बनी, नो डाउट, पर कांग्रेस की सीटें भी कम हुई और कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी कम हुआ। मतलब पहले जितना मिलता था उससे कम हुआ, पहले जितनी सीटें मिलती थी उससे कम हुआ, सीधी सी बात है। पर यहाँ पे एक सीधा जो निष्कर्ष निकाले, सीधी बात, नो बकवास, कि कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। 1967 के चुनाव में लोकसभा में किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस बहुमत के साथ आ चुकी है, परंतु राज्यों में स्थिति थोड़ी सी और भी खराब मिली कांग्रेस को। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला, 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण ये पार्टी सरकार नहीं बना पाई। तो 7 राज्यों में तो कांग्रेस को बहुमत ही नहीं मिला। मतलब जो राज्यों की विधानसभा है उसके 50% से ज्यादा सीटें मिली नहीं कि सरकार बना सके। और 2 राज्यों में दल बदल के कारण वो सरकार नहीं बना पाए। अब जो भी बच्चा क्लास 11th में संविधान वाली किताब पढ़कर के आया है उसको पता है दल बदल क्या है और दल बदल के लेकर के क्या कानून बनाया गया है। परंतु अब भी जो नए हैं उनके लिए मैं भी दल बदल आगे बताऊंगा, अब भी नहीं, ठीक है। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे। देखो अब 7 में तो बहुमत नहीं मिला, प्लस 2 में कांग्रेस को बहुमत मिला था, परंतु दल बदल हो गया। दल बदल का सीधा सा ये अर्थ है, जो कांग्रेस पार्टी की टिकट से जीत करके गए थे, चुनाव उन्होंने कांग्रेस के नाम पे लड़ा और जीतते उन्होंने दूसरी पार्टी चेंज कर ली, तो उसको दल बदल कहा जाता है। तो 9 राज्यों में कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला। ये राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, तो कोई एक भाग में आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई उत्तरी भारत में हार गए या दक्षिणी भारत में कांग्रेस हार गई या इधर उत्तर पूर्वी में या पश्चिमी भारत में हार गई, अलग अलग जगहों से, ठीक है, और अलग अलग हिस्सों में ये राज्य थे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। मद्रास मतलब आज का बेटा तमिलनाडु, ठीक है। और एक यहाँ पे एक छोटा सा बात यहाँ पे रखी गई कि कहा जाता था उस समय के लिए कि जब दिल्ली से अगर कोई ट्रेन शुरू हो
दिल्ली से कोई ट्रेन शुरू हो और वो हावड़ा तक जाए। हावड़ा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में बेटा, पश्चिम बंगाल में। तो दिल्ली से जब हावड़ा तक ट्रेन जाती है तो किसी भी एक कांग्रेस शासित राज्य से नहीं गुजरेगी। मतलब ये जो जितने भी राज्य आएंगे इस ट्रेन के बीच में वो सारे के सारे गैर कांग्रेस शासित राज्य होंगे, मतलब जहां पे कांग्रेस का राज नहीं रहेगा। मतलब यहां से हम ये थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कांग्रेसवाद था वो थोड़ा सा कम हुआ और गैर कांग्रेसवाद थोड़ा सा प्रभावी हुआ। इन सब की यूनिटी, इन सब की एकता थोड़ा सा कांग्रेस को कमजोर करती है, परंतु थोड़ा सा हम देखेंगे कि समय के साथ फिर से कांग्रेस उभार लेगी, कांग्रेस फिर आगे आएगी और फिर वापस से एक बार आपातकाल के बाद कांग्रेस गिरेगी, फिर जनता दल केंद्र में सरकार लेकर के आएगी, बट फिर कांग्रेस वापस आगे ऊपर चढ़ जाएगी। मैं कहता हूं ना कि मैं 1947 से लेकर करके आप 1989 तक का दौर है कांग्रेस का, ठीक है ना, और फिर 89 से लेकर के 2014 तक गठबंधन सरकार का दौर है और 2014 से लेकर के अभी तक जो है वो बीजेपी का दौर है, भारतीय जनता पार्टी का दौर चल रहा है। मद्रास प्रांत में द्रविड़ मुन्नेत्र कष्णगम पूर्ण ये जो पार्टी है वो जीत जाती है। इसको शॉर्ट में डीएमके पार्टी कहा जाता है। जो डीएमके पार्टी है, डीएमके पार्टी साउथ में बड़ी पॉपुलर पार्टी है और आज भी तमिलनाडु में डीएमके पार्टी की ही सरकार है। मैंने पहले के लेक्चर्स में भी आपको कहा है कि दक्षिण की जो राजनीति है ना, दक्षिण की राजनीति में जाति या धर्म ज्यादा महत्व नहीं रखते। उत्तर भारत में जो राजनीति है उसमें धर्म और जाति को लेकर के लोग संवेदनशील है, अपनी जाति को लेकर के लोग बिल्कुल उग्र हो जाएंगे, धर्म को लेकर के उग्र हो जाएंगे। दक्षिण में मामला ये नहीं है। दक्षिण में मेन जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए भाषा इंपॉर्टेंट है, वो भाषा को लेकर के जल्दी उग्र हो जाते हैं। जाति धर्म फिर भी वो एक बार साइड में रख सकते हैं, पर भाषा को लेकर के नहीं। और यहाँ पे जो डीएमके जीती है उसमें भाषा का एक बहुत बड़ा रोल है। जो डीएमके पार्टी है उस पार्टी को इसलिए भी जाना जाता है कि जो पुरानी जो रूढ़िवादी विचारधारा है, जैसे जाति प्रथा हो गया, महिलाओं के साथ भेदभाव हो गए, उनके खिलाफ को लेकर के भी ये पार्टी बनी है। समानता के आधारित ये पार्टी मानी जाती है। और जो आज मौजूदा जो तमिलनाडु के सीएम है स्टालिन, वो भी डीएमके पार्टी के ही हैं। द्रविड़ मुन्नेत्र कष्णगम डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप पीछे की कहानी को समझिए। अगर आपने क्लास 10th का राजनीति विज्ञान का अध्याय 2 संघवाद पढ़ा हो तो आप याद करिएगा कि भारत का संविधान ये कहता है कि 1965 में आकर के इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, इंग्लिश को एक राजभाषा के तौर पर बंद कर दिया जाए, ये कहा गया था। जब केंद्र सरकार ये बात कहती है कि अब 1965 का दौर आ चुका है और हम इंग्लिश को बंद करके हिंदी को पूरे में एक राजभाषा के तौर में इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने क्या कहा, दक्षिण के राज्य भाषा को लेकर के बड़े संवेदनशील है, वो नहीं देखते किसकी सरकार। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया कि नहीं साहब, अगर हिंदी में हो जाएगा तो हमें हिंदी आती नहीं है, हमें तो इंग्लिश या जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस है वो आती है। अगर हिंदी हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, साउथ में सारी जगह ही क्या हुआ, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ठीक है, मलयालम, कन्नड़, तमिल सारी भाषा बोलने वाले लोगों ने विरोध कर दिया और तमिलनाडु में तो बहुत ज्यादा उग्र विरोध प्रदर्शन हो जाता है। और उस समय जो प्रतिनिधित्व कर रही है उस प्रदर्शन का वो डीएमके पार्टी कर रही है। मतलब तमिलनाडु के लोगों में एक जो हीरो वाली जो नजर थी वो डीएमके पार्टी ने पाल ली थी, क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को लगा हमारी भाषा को बचाने के लिए कौन लड़ रहा है, डीएमके पार्टी लड़ रही। हमारी भाषा को बचाने के लिए कौन लड़ रहा है, डीएमके पार्टी लड़ रही। इस बार तो विधानसभा चुनाव में कौन जीत करके जाएगा, डीएमके पार्टी जीत के जाएगी। बाद में एक बात अलग है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है इंग्लिश भी जारी रहेगी और हिंदी भी जारी रहेगी, मामले को शांत कर दिया गया था। परंतु उस समय की जो राजनीति हुई, उस समय जो हिंदी विरोधी जो आंदोलन हुआ उसमें डीएमके ने अपनी पकड़ बना ली और ऐसी पकड़ बनाई कि वहां पर विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ 100% मेजोरिटी उनको मिली, कहीं कोई रुकावट नहीं है और उन्होंने अपनी तमिलनाडु में सरकार या उस समय के मद्रास में सरकार बना ली। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप के केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे और डीएमके ने उनके इस विरोध के नेतृत्व को प्रदान किया। ठीक है, तो हिंदी राजभाषा के विरोध में थे वहां के छात्र और फिर डीएमके ने बोला तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उस जो विरोध है उसका नेतृत्व, उसकी लीडरशिप किसने करी है, डीएमके ने करी। ये डीएमके का जो फ्लैग है या वहां का जो आप कह सकते हैं चुनाव चिन्ह वो दर्शाया गया। चुनाव इतिहास में ये पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला हो। तो चुनावी इतिहास में ये पहली घटना थी जब गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला हो। इससे पहले एक वो याद करिएगा आप, जब केरल में सरकार बनी थी बेटा, ठीक है, केरल वाली जो सरकार है उसको याद करेगा। 1957 की बात मैं कर रहा हूं, जब कांग्रेस ने वहां पर 356 का इस्तेमाल कर करके क्या करा था, सरकार हटाई थी। अब वहां पर 60 सीटें तो सीपीआई को मिल चुकी थी, परंतु 5 सीटें क्या थी, किसी से मदद लेकर के सरकार बनाई थी। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी राज्य में गैर कांग्रेसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, मतलब किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक बड़ी बात थी उस समय। अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। देखो टोटल 9 राज्य थे,
9 में से 1 में तो पूर्ण बहुमत मिला गैर कांग्रेसी को। और क्यों मिला है? क्योंकि वो आंदोलन हुआ। बाकी जो 8 है वहां पे गैर कांग्रेसी दलों का गठबंधन बना, वहां पे कोएलिशन हुआ, पार्टियों ने मिल करके सरकार बनाई। सीपीआई भी मिल रही है, जनसंघ भी मिल रहा है, एसएसपी भी मिल रही है, समाजवादी भी मिल रहे हैं, सब मिल करके क्या कर रहे हैं? सरकार बना रहे हैं। अब बात करते हैं गठबंधन की। गठबंधन का मतलब है पार्टियों का मिलना, ठीक है। गठबंधन सरकार का सीधा सा अर्थ ये होता है जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है तो उसको गठबंधन कहते हैं। सरकार बनाने के लिए एक निश्चित बहुमत का होना जरूरी है। मतलब अगर आप विधानसभा में हो तो उस विधानसभा में जो कुल सीटें हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं आज के मौजूदा दौर में, जैसे राजस्थान में टोटल विधानसभा में 200 सीटें हैं, तो अगर सरकार बनानी है किसी भी पार्टी को तो इसका 50% कितना होगा? 100 से 1 ज्यादा तो 101, कम से कम 101 जो विधायक हो वो एक अकेली पार्टी के होने चाहिए। जैसे आज कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के पास 101 से ज्यादा विधायक होंगे, ठीक है। मैं यूपी की बात करूं, यूपी के विधानसभा में 403 सीटें हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 204 सीटें करीबन क्या होनी चाहिए? किसी भी पार्टी के पास होनी चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो बीजेपी के पास वहां पर है, इसलिए योगी जी वहां पर मुख्यमंत्री है। अब जब किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, मतलब किसी भी पार्टी को इतनी सीटें ना मिले कि जो 50% + 1 हो, तब क्या करती हैं? पार्टियां मिलकर के अपना गठबंधन बनाती है। तब पार्टियां मिलती हैं और गठबंधन बना करके सरकार बनाती है। 1967 के चुनाव से गठबंधन की परिघटना सामने आई। तो 1967 के चुनाव से हम देखते हैं जो गठबंधन वाली बात है उसकी शुरुआत हो जाती है। चूंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर के संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। कौन सा विधायक दल बनाया? संयुक्त विधायक दल, इसको एसवीडी कहा जाता है। संयुक्त विधायक दल बनाया और इस गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन करा। जो गैर कांग्रेसी सरकार है, मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी राज्य में कोई पार्टी है जो कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी है, उसको थोड़ी बहुत सीटें कम पड़ी, बोले चलो हम सपोर्ट करेंगे, सरकार बनाओ। कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देना। अब भी यहाँ पे विरोध किसी का ही नहीं है, कांग्रेस का विरोध है, कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। और उसके लिए सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं जोर लगा रहे हैं। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार भी कहा जाता है। तो ऐसे सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार भी कहा जाता है, मतलब ज्वाइंटली मिलकर के सरकार बना रहे हैं। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। तो अब यहाँ पर सब जो है वो विचारधारा के हिसाब से अलग अलग थे, सबकी विचारधारा अलग अलग थी, वो सब मिले और फिर भी उन्होंने सरकार बनाई। क्योंकि अब भी यहाँ पे विरोध किसका था? कांग्रेस का विरोध था कि कांग्रेस का विरोध करना है, कांग्रेस को हटाना है। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी शामिल थी। देखिए अब बिहार में एक उदाहरण के तौर पे बताया, बिहार में एक जो संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी उसमें 2 समाजवादी पार्टियां थी, एक एसएसपी एक पीएसपी, मतलब दोनों की विचारधारा समाजवाद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मिल गई, इट्स ओके। पर उसके बाद देखो इनके साथ इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल है। मतलब देखो 1-2 पार्टी समाजवाद की मिली जब तक ठीक है, पर समाजवाद की विचारधारा, वामपंथ की विचारधारा और दक्षिणपंथ की विचारधारा तीनों अलग अलग रास्तों पर जाने वाली विचारधाराएं, परंतु तीनों मिल गई कांग्रेस को हटाने के लिए। तो वामपंथी विचारधारा कौन थी? सीपीआई, और दक्षिणपंथी कौन? जनसंघ थी, भारतीय जनसंघ। तो ये सब मिलकर के सरकार बिहार में बना लेते हैं। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। इसमें उस वक्त की 2 परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। तो उस समय जो दोनों विरोधी थे, अकाली दल के संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप, वो दोनों आमने सामने थे, पर उन्होंने मिलकर के सरकार बनाई। इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम, इन दोनों के साथ सीपीआई भी मिली और जो 1964 में सीपीआईएम बना था वो भी मिल गया। एसएसपी भी मिल गई, रिपब्लिकन पार्टी भी मिल गई और भारतीय जनसंघ भी मिल गई। मतलब ये सारी पार्टियां अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और ये सारी की सारी पार्टियां मिलकर के सरकार बना लेती है। अब बात करते हैं बेटा दल बदल की, ठीक है। दल बदल, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एंटी डिफेक्शन। क्या कहा जाता है? एंटी डिफेक्शन। अब पहले इसको समझिए, दल बदल एक्चुअल में होता क्या है। कोई भी जो कैंडिडेट है ना, वो 2 प्रकार से चुनाव लड़ सकता है। 2 प्रकार से चुनाव लड़ने का मतलब क्या होता है? एक तो होता है पार्टी के नाम पर, पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता है। पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का मतलब यह है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति है, कहीं पर भी चुनाव होता है तो कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारती है, बीजेपी अपना, आम आदमी पार्टी अपना, सारी पार्टी अपना अपना कैंडिडेट उतार देती है। जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, हम उसके लिए कहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहा है, उसका चुनाव चिन्ह क्या होगा? जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, हाथ। फिर ऐसे बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो बीजेपी के लिए लड़ रहा है, उनका जो चुनाव चिन्ह क्या होगा? बीजेपी का जो है मतलब कमल का फूल, वो उनका होगा। पार्टी के सिंबल पे लड़ना मतलब आप पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हो।
और मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया पर वो बहुत गजब का व्यक्ति और वो चाहता है मैं चुनाव लड़ूं, तो उस पर रोक टोक नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपका पार्टी का ही होना जरूरी है। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता है। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता है, जिसे हम हमारे हिंदी भाषा में कहते हैं निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ता है। निर्दलीय का मतलब यह है कि वो किसी भी पार्टी का नहीं है, किसी की भी दल का नहीं है, और ऐसे में उसको क्या करता है, जो निर्वाचन आयोग है वो एक अलग से सिंबल दे देता है, एक अलग से चुनाव चिन्ह दे देता है। अब ये जो इंडिपेंडेंट है, ये निर्दलीय है, अगर इनमें से कोई जीत जाता है तो इनकी मर्जी है, वो बाद में जाके कांग्रेस से जुड़ो, बीजेपी से जुड़ो, किसी से भी जुड़ो, इनकी मर्जी है, ना जुड़ो तो अब इनकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सडनली ऐसा क्या करते हैं, अलग चुनाव लड़ लिया और फिर देखा सरकार बीजेपी की बन रही है तो बीजेपी में मिल जाएंगे, क्योंकि काम भी तो करवाना अपना एरिया में, काम तो सरकार ही करेगी, और कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस में जाकर के जुड़ जाते हैं। ये बिल्कुल बिंदास है, फ्री है। अब दल बदल कहां होता है, देखिए दल का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी, हम कहते हैं ना ग्रुप है एक, ठीक है, राजनीतिक दल, तो दल मतलब एक पार्टी है, और बदल मतलब बदल देना, ठीक है, अपने दल को बदल देना, अपनी जो पार्टी थी उसको बदल देना। अब एक उदाहरण लेते हैं अपन लोग, जैसे मान लीजिए ये सुरेश है, ठीक है, ये सुरेश है, सुरेश एक्स पार्टी की जो है, एक्स पार्टी है, उस पार्टी के टिकट से लड़ता है, उस पार्टी के सिंबल पे लड़ता है, और सुरेश क्या करता है, जीत जाता है, सुरेश जीत गया। अब सुरेश ने ये देखा कि एक्स पार्टी की सरकार नहीं बन रही, मतलब बहुमत की कमी है, ठीक है, बहुमत की कमी, अभी तो इनका इतना बहुमत नहीं कि वो सरकार बना पाए, तो सुरेश के पास क्या हुआ, वाई पार्टी का ऑफर आया कि आप हमारे साथ आ जाओ, हमें सिर्फ और सिर्फ एक विधायक है, एक ही सांसद की जरूरत है, आप हमारे साथ आ जाओ। तो सुरेश ने क्या कर लिया, अपना दल बदल लिया। सुरेश को हो सकता है वो पार्टी पैसे ज्यादा दे, सुरेश को हो सकता है वो पार्टी पोस्ट दे दे, जो भी करे, तो सुरेश ने अपना क्या कर लिया, दल बदल दिया, अपनी पार्टी जो है वो बदल दी। पहले वो एक्स पार्टी में था, अब वाई पार्टी में था। तो दल बदल का सीधा सा अर्थ यही होता है कि आप किसी एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतो, परंतु जीतने के बाद आप दूसरी पार्टी में चले जाओ, उसको क्या कहा जाएगा, दल बदल कहा जाएगा, उसको एंटी डिफेक्शन कहा जाता है, ठीक है। आप अपना जो दल है, आप अपना जो ग्रुप है, अपनी पार्टी है, आप उसको बदल लेते हो। अब इससे क्या होता था, ये गलत है, ये लोकतंत्र के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आप किसी पार्टी पर जीत रहे हो और फिर आपको कोई भी पार्टी आकर के पैसों का लालच दे, आपको कोई पार्टी आकर के पद का लालच दे, आप उसके साथ जाकर के मिल जाते हो। आप जिस विचारधारा से लड़े थे, आपने इस पार्टी के नाम पर आपने कहा था हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी ऐसा करती है, वो करती है, और आपने जिस पार्टी की बुराई करी आप उसी पार्टी में जाकर के मिल रहे हो। आपने जिस पार्टी के गुणगान गाए आपने उस पार्टी को छोड़ दिया। तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और ये थोड़ा सा ऐसा भी ठीक नहीं है कि जनता जिनको चुन रही है वो दूसरी पार्टियों में जाकर के शामिल हो जाते हैं, वो किसी दूसरी पार्टी में जाकर के शामिल होंगे, उनकी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो जनता के हिसाब से भी ये बात सही नहीं थी। ये चलता रहा और इससे बहुत सी बार क्या हुआ, सरकारें बदली, सरकारें गिर गई, सरकारें चेंज हुई। जैसे हमने देखा कि 2 जगह पे क्या हुआ, इसी प्रकार से दल बदल होकर के कांग्रेस की सरकार बनते बनते रुक गई। जो कांग्रेस के जीते हुए लोग थे उन्होंने दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर दिया और उनकी सरकार बना दी। 1985 में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। उनको ये बात महसूस हुई कि यार ये चीज तो गलत है, और सच में गलत है, सच में गलत है। बोले यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये तो, क्यों दल बदल कर लेना, क्यों अपनी पार्टी को बदल देना। तो इसलिए वो 1985 में एक कानून लेकर के आते हैं जिसे कहा जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून, दल बदल को नियंत्रण करने वाला कानून। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से अपना दल बदलता है तो उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। अगर वो सांसद है तो सांसद के पद से हटा दिया जाएगा, वो विधायक है तो वो विधायक के पद से हटा दिया जाएगा। परंतु यहां पर थोड़ा सा झोल है, थोड़ा सा लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि ये तय कौन करेगा कि हाँ साहब ये गलत है या सही है। बोले ये तय करेगा, अगर संसद में है तो लोकसभा का अध्यक्ष, और विधानसभा में तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो। बोले अच्छा, अब देखिए लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनता है, जिस पार्टी की सरकार होती है, मतलब उनके पास बहुमत होता है, उसी पार्टी का व्यक्ति वो बन जाता है। जैसे आज मैं कहूँ लोकसभा में जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, वो बीजेपी के हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस में जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी जी हैं, कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। मतलब बहुमत जिसका होगा उसी को ही वहां बनेगा। अब मुझे एक बात यहाँ पे ये नहीं समझ में आती कि जब मेरी पार्टी की सरकार है और मेरी पार्टी की को कुछ 2-3 सीटों की कमी हुई, मैंने 2-3 विधायकों को अपनी टीम में मिला लिया, अब फिर बाद में मैंने एक किसी को क्या करा, किसी भी व्यक्ति को मैंने अध्यक्ष बना दिया। अब उसको बोला भाई तू तय कर ये गलत है सही, तो क्यों बोलेगा ये गलत है, ये तो हमारी पार्टी में आके तो सरकार बना रहे हैं और वो हमारी सरकार है तभी वो वहां बैठा हुआ है, तो क्यों बोलेगा साहब ये गलत है।
तो ये थोड़ा सा कमी है, ठीक है। पर बाकी ठीक है, इसको आने के बाद थोड़ा सा क्या हुआ है कि रुका है, दल बदल होना रुका है। एक इसका नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या हुआ है कि अब अगर मान लीजिए मैं किसी पार्टी से जीत करके चला गया और मुझे उस पार्टी की विचारधारा सही नहीं लग रही, उस पार्टी ने जो वादे करे थे वो वादों से मुकर रही है, वो सही से काम नहीं कर रही है, और मैं चाहता हूं कि मैं दल बदल लूं, मैं अपना पार्टी बदल लूं, परंतु मैं बदल नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि दल बदल कानून के आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो मैं जितना कुछ कर सकता था फिर तो मैं वो भी नहीं कर सकता हूं। तो मैं कहीं ना कहीं क्या हो गया, पार्टी के प्रेशर में आ गया कि नहीं साहब, जैसा पार्टी करे वैसे साथ चलते जाओ, उन्हीं के साथ जैसा वो जो सा करे वैसा करो, और बस कुछ ही मत बोलो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सांसद की जो है आवाज वो दबने का, वो भी हम लोग इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट ये हुआ कि दल बदल रुका, परंतु दूसरा हम ये नेगेटिव पॉइंट ये भी देखते हैं कि जो पार्टी के अंदर जो लोग हैं, जो पार्टी के खिलाफ जाना चाहते हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनको दल बदल कानून के विरोध का डर लगता है, एंटी डिफेक्शन लॉ का डर लगता है। ये बात हमने कक्षा 11 में भी पढ़ी थी। 1967 के चुनाव की एक खास बात दल बदल भी थी। ये राजीव गांधी जी है जो कानून लेकर के आए। इसने राज्यों में सरकारों के बढ़ने बिगड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अब जिस पार्टी से जीत करके गए वो दूसरी पार्टी में जाकर के मिल गए। सरकार इस पार्टी की बननी थी, उन्होंने सरकार दूसरी पार्टी की बना दी। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए, और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो इसे दल बदल कहते हैं। जब कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी जनता का प्रतिनिधि किसी खास दल से, जैसे मैंने कहा एक जो सुरेश है वो एक्स पार्टी से जीतता है, एक्स पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर के चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, पर जीतने के बाद वो उस दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है, वाय पार्टी में चला जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, दल बदल। दल का मतलब पार्टी, और पार्टी को बदल लिया, इसलिए कहा गया दल बदल बेटा। ओके। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई। तो 1967 के चुनाव में जो कांग्रेस की टिकट से जीत करके गए थे, उन्होंने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी खेल बिगाड़ दिया। उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु है बेटा। ये केंद्र बिंदु क्यों है? उत्तर प्रदेश में एक तो देखिए, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री आए ना, वो सब उत्तर प्रदेश से जीत करके आए हैं। उत्तर प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, और जनसंख्या ज्यादा है तो वहां की जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो भी ज्यादा है। विधानसभा की ज्यादा सीटें होने का मतलब है कि राज्यसभा में भी सीटें ज्यादा होंगी, और जनसंख्या ज्यादा है तो लोकसभा में भी ज्यादा सीटें होंगी। आज के मौजूदा दौर में 2023 की मैं बात कर रहा हूं, 80 सीटें लोकसभा में और 31 सीटें राज्यसभा में है बेटा। 80 सीटें लोकसभा और 31 सीटें राज्यसभा होना बड़ी बात होती है। ये सिर्फ यूपी से 80 सीटें, मतलब जहां 2-3 राज्य कवर करो वहां अकेला यूपी कवर करो, बढ़िया काम हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में भी खेल बिगाड़ दिया यहाँ पे। तो दल बदल फिर बेकार था, तो फिर इसलिए आगे आकर के इसको चेंज कर दिया गया। अब एक छोटी सी बॉक्स में कहानी दी गई, आया राम गया राम। ये दल बदल को लेकर के ही है कि दल बदल दिया जाता है, फिर बदल देते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर बदल देते हैं, फिर आ जाते हैं। उसी को लेकर के छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए। विधायकों द्वारा तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारत के राजनीतिक शब्दकोश में आया राम गया राम का जुमला दाखिल हुआ। तो बार बार में पार्टियां बदलना, आना जाना, तो इसको लेकर के भारतीय राजनीति में एक नया जुमला, एक नया मुद्दा आया राम गया राम। 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल, ठीक है, किन्हें राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इनकी कहानी सुनेगा बड़ा मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको हंसी आई या क्या आया, ठीक है, ये जरूर बताइएगा कैसे लगे इनकी कहानी। उन्होंने एक पखवाड़े मतलब 15 दिनों के अंदर अंदर 3 दफा अपनी पार्टी बदली। तो 3 बार उन्होंने पार्टी बदली। पहले वे कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, मतलब कांग्रेस के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौटे, और कांग्रेस में फिर लौटने के 9 घंटे बाद दोबारा उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट, तो मतलब कांग्रेस पार्टी में उन्होंने चुनाव लड़ा। तो भाई पहली बार उन्होंने क्या करा, कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। तो पहली बार दल बदल करा, यूनाइटेड फ्रंट वालों से नहीं बनी, फिर कांग्रेस में आ गए। दूसरी बार क्या करा, दल बदल करा, और फिर कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में आ गए। तो तीसरी बार इन्होंने दल बदल कर लिया। तो 9 घंटों के अंदर दोबारा उन्होंने दल बदल कर लिया। कहा जाता है कि जब गयालाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की, तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर चंडीगढ़ में प्रेस के सामने घोषणा की, गया राम था अब आया राम है। तो जब ये यहां से यूनाइटेड फ्रंट को छोड़कर फिर से कांग्रेस में आ रहे थे, तो कांग्रेस के नेता ने कहा था कि जो गया राम जी थे वो आया राम है, अब आ गए हैं। परंतु उनको क्या पता था कि 9 घंटे के बाद ही वापस ये गया राम हो जाएंगे, इसलिए कहा गया आया राम और गया राम। इसलिए फिर बाद में 1985 में कानून बनता है। उसकी अच्छाई बुराई वो हमने देखी भी, और ज्यादा डिस्कस हम किसी स्पेशल लेक्चर्स में करेंगे, अब भी नहीं। और आज के लिए इतना ही। आपको कोई डाउट हो
हो, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और बच्चों प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए इस चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाइए। और बच्चों इकोनॉमिक्स भी हम जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री भी शुरू होगी, सब शुरू होगी, पर विश्वास रखिए, थोड़ा सा पेशेंस आप लोग रखिए, कुछ भी नहीं छूटेगा आप लोगों का, ठीक है। अब भी थोड़ा सा मई का समय है, अपन जून तक थोड़ा स्लो चलेंगे, फिर जुलाई से हम और स्पीड पकड़ लेंगे और अब कुछ दिनों में ही अपने इकोनॉमिक्स पे शुरू कर देंगे। तो जो भी बच्चा बॉडी शिद्दत से आर्ट्स से जुड़ा हुआ है उनके मन में स्टडी के प्रति और भाव जगे, इसलिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।